रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। अच्छा दोस्तों, आज के दिन जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई भी इंटेंशन था नहीं, क्योंकि सबसे पहले इस कहानी को शम्स ताहिर खान सर ने भी सुना दिया था। उसके बाद में उस्मान सैफ़ी सर ने भी इस कहानी को सुना दिया था। उसके बाद में हमारे प्रिय मित्र ठाकुर प्राकर सिंह ने भी इस कहानी को सुना दिया था। फिर मैंने सोचा कि इस कहानी के अंदर बचा ही क्या है, क्या ही सुनाया जाए, ज़्यादातर लोगों ने सुन ही लिया होगा। लेकिन ये कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी थी कि जब पहले दिन शम्स ताहिर खान सर ने इस कहानी को सुनाया था तो कुछ चीज़ें इस कहानी में आई नहीं थी, और उसके बाद में उस्मान सैफ़ी सर, ठाकुर प्राकर सर, और अभी तक ये जो कहानी है ये महज एक पहली बनी हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर आई हैं। तो इस कहानी को प्रॉपर तरीके से मैं आप लोग को सुनाऊंगा और सारी ही चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोग को सुनाने की कोशिश करूँगा। और इस कहानी को जब मैं सुनाऊंगा तो आप लोग ये अंदाज़ा लगाइएगा कि इस कहानी के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या होगा, क्योंकि हो सकता है कि इस कहानी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो राज बन के ही रह जाएं। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। और कहानी की बात करें तो आप लोग को मोटा मोटी सारी चीज़ें तो पता होंगी कि अयोध्या के अंदर एक शादी होती है, और शादी होने के बाद में सुबह को जो पति और पत्नी होते हैं वो उनकी जो डेड बॉडी होती है ये सुहागरात वाले कमरे से मिलती है। अब पत्नी की भी मौत हो चुकी होती है, पति की भी मौत हो चुकी होती है। उस कमरे के अंदर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, बात करें अगर आज की कहानी की, तो आज की कहानी की असल में शुरुआत होती है अयोध्या से, और इसी अयोध्या के अंदर एक जगह लगती है शहादतगंज। ये जो शहादतगंज है, इसी में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया, जिनका नाम दीपक घर में सबसे बड़े हैं, शादीशुदा हैं। इनकी बहनें हैं, एक भाई है, भाई का नाम प्रदीप है, एक बहन का नाम अनीता है। बाकी घर में कुछ अन्य सदस्य भी हैं, माँ भी है। लेकिन दीपक के जो पिता थे, इनकी एक रोड एक्सीडेंट में कई साल पहले मौत हो जाती है। जब पिता की मौत होती है तो परिवार की सारी जिम्मेदारी दीपक और प्रदीप पे आ जाती है। दीपक चूंकि एक बड़ा भाई था, प्रदीप छोटा भाई था। ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं भाई, क्योंकि परिवार के जो मुखिया होते हैं, इनके जो पिता होते हैं, उनकी मौत के बाद में इनकी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो बीच में ही छूट जाती है। दीपक जो था वो भी मेहनत मजदूरी का काम ही क्या करता था। बड़ा भाई जो प्रदीप था, छोटा भाई, वो टाइल्स का मिस्त्री था, टाइल्स वगैरह लगाया करता था। और असल में इस कहानी में जो प्रदीप है उसी की ही ये शादी थी। तो जो प्रदीप है, साल 2024 की ये बात है कि वो किसी शादी समारोह में जाता है। जब शादी समारोह में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है शिबानी नाम की लड़की से। शिबानी जिसकी उम्र महज 21 साल के आसपास थी। अब शिबानी और प्रदीप के बीच में वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है। अब प्यार इनका परवान चढ़ जाता है। उसके बाद में ये लोग फैसला करते हैं कि हमें शादी करनी है। अब प्रदीप और शिबानी शादी का फैसला कर चुके थे, लिहाजा अब ये कर्रा दिल कर कर एक दूसरे से ये डिसाइड करते हैं कि अपने अपने घरों पर बात करो। शिबानी अपने घर पे बात करती है, प्रदीप अपने घर पे बात करता है। अच्छा, जो प्रदीप और शिबानी थे ये दोनों एक ही बरादरी के थे, एक ही कास्ट के थे, क्योंकि हमारे देश के अंदर कास्ट भी थोड़ा मैटर करती है। भले ही रिलीजन हमारा हिंदुज़म हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई कोई भी रिलीजन हो, लेकिन इसके अंदर भी कास्ट होती है। अगर कास्ट का मैटर सेम हो जाता है तो परिवार वाले ज़्यादा विरोध करते नहीं हैं। लिहाजा प्रदीप और जो शिबानी थी, इन दोनों की कास्ट भी सेम होती है और ये कहीं दूर के रिश्तेदार भी लगते होते हैं। इसलिए शिबानी के परिवार वाले भी मान जाते हैं, और इधर जो प्रदीप थे, प्रदीप के परिवार वाले भी मान जाते हैं। और इसी जो शहादतगंज है, यहीं से एक डीली सरैया एक जगह पड़ती है जो कि 6-7 किलोमीटर की दूरी पे, वहीं का ये शिबानी का परिवार था। हालांकि शिबानी का जो परिवार था वो रहता दिल्ली में था। शिबानी जो थी वो सिलाई वगैरह का काम किया करती थी, और इनके जो माता पिता थे लोह पट्टी में काम किया करते थे। बाकी कुछ और बहनें और भाई वगैरह थे। तो पूरा परिवार, हालांकि ये भी ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं था, ठीक ठाक था, और सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। अब इधर प्रदीप और शिबानी की शादी तय हो जाती है। पहले तो ये लोग सोचते हैं कि शादी जो है वो अप्रैल में कर लेंगे, अप्रैल, लेकिन ऐसा लगता है प्रदीप के घर वालों को कि अप्रैल के महीने में गर्मी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए प्रदीप के घर वाले कहते हैं कि अप्रैल में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी होली के बाद, इसलिए बेहतर यही होगा कि हम लोग शादी को होली से पहले ही पहले यानी 7 मार्च को कर लें। उसके बाद में फैसला जो होता है 7 मार्च का, तो दोनों ही परिवार वाले सहमत हो जाते हैं। प्रदीप जो था 7 मार्च को अपनी बारात लेकर अपने रिश्तेदारों को लेकर निकलता है। बाकायदा बड़ी ही धूमधाम से बारात का स्वागत होता है। जो भी रीति रिवाज रहते हैं, जो भी रस्में रहती हैं, उसके मुताबिक शादी होती है, और उसके बाद में बारात लौटकर घर आ जाती है। अब बारात लौटकर घर आ जाती है, चूँकि शाम को बारात गई थी तो सुबह लौट कर आई थी, इसलिए पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। परिवार वाले जो थे वो अगले दिन जो रिसेप्शन होता है उसकी तैयारी करने लगते हैं कि 9 तारीख को रिसेप्शन कर लेंगे, और 8 तारीख की सुबह बारात लौट के आई थी, इसलिए 8 तारीख को ही सुहागरात थी।
सुहागरात का कमरा सज चुका था। जो शिवानी थी उसको कमरे के अंदर पहुंचा दिया गया था। प्रदीप जो था वो अपने दोस्तों और मित्रों से बातचीत करने के बाद में, हंसी मजाक करने के बाद में आखिरकार उस कमरे के अंदर चला जाता है। और दोस्तों प्रदीप और शिवानी इतने ज़्यादा खुशनसीब थे कि इन लोगों ने लव मैरिज की थी। वैसे दोस्तों आज के ज़माने में लव मैरिज जितना ज़्यादा लव आम है, लेकिन उतना ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है लव मैरिज शादी करना, क्योंकि परिवार वाले अमूमन मानते ही नहीं हैं। अब प्रदीप और शिवानी दोनों लव मैरिज कर बहुत ज़्यादा खुश भी थे। उसके बाद में दोस्तों सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो परिवार के जो कुछ लोग होते हैं, क्योंकि गांव के अंदर इस तरीके की मान्यताएं आज भी हैं कि अगर दुल्हन सुबह सुबह जल्दी उठ जाएगी तो एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। अगर दुल्हन सुबह को लेट उठेगी तो लोग क्या ही बोलेंगे कि अभी से वो इतना लेट उठ रही है। लिहाजा जो बहन अनीता होती है ये दरवाजे पर जाकर आवाज़ लगाती है कि भाभी भाभी भैया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ वापस आती नहीं है। उसके बाद में परिवार के अन्य लोग भी जाकर आवाज़ लगाते हैं। प्रदीप का मोबाइल नंबर ट्राई किया जाता है, मोबाइल नंबर बजता है, उसकी आवाज़ बाहर तक आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब परिवार के लोग परेशान। परिवार के लोग इसलिए परेशान कि अंदर से भला आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। अगर प्रदीप नहीं बोल रहा है तो शिवानी को बोलना चाहिए, शिवानी नहीं बोल रही तो प्रदीप को बोलना चाहिए। कोई तो ऐसा हो जो कुछ रिस्पॉन्स दे, लेकिन कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब परिवार वालों को थोड़ा सा टेंशन होती है। लिहाजा परिवार वाले जो मेहमान, जो गेस्ट, सारे लोग गेट के बाहर भीड़ लगा के खड़े हुए थे। जैसे तैसे कर उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। और दोस्तों जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ा जाता है तो अंदर का जो दृश्य होता है ये हर किसी को हैरान कर देता है। दरअसल जो शिवानी थी ये बेड पर ही मृत पड़ी हुई थी, और दूसरी तरफ जो प्रदीप था इसने पंखे के ऊपर, पंखे में यानी इसकी डेड बॉडी लटक रही थी, और देखने से ही ऐसा लग रहा था कि पंखे में झूल कर इसने आत्महत्या कर ली है। लिहाजा तुरंत वहाँ से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। पुलिस तुरंत मौके पे पहुँचती है। एफएसएल की टीम, सारी टीमें मौके पर पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद में उस रूम को बहुत बारीकी से चेक किया जाता है ताकि कहीं पर कोई सुसाइड नोट या फिर कुछ मिले। सारी ही चीज़ें चेक की जाती हैं। ना तो कोई सुसाइड नोट मिलता है, ना कोई ऐसी संदिग्ध चीज़, ना कोई बाहरी व्यक्ति अंदर आया, क्योंकि परिवार वालों ने बताया कि रूम अंदर से ही लॉक था। तो इसमें कोई भी संदेह, कोई भी डाउट नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया होगा। जो कुछ हुआ होगा इन्हीं दोनों के बीच हुआ होगा। लिहाजा पुलिस वाले जो थे उस दोनों डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं। कस्टडी में ले जाने के बाद में उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। परिवार वाले वही सारी बातें बता देते हैं जो कहानी में मैंने आप लोग को सुनाया। बाकी पुलिस को इंतजार था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये भी क्लियर हो सकता है, क्योंकि कई तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। कई केसेस में ऐसा हुआ है कि दूल्हा दुल्हन को जहर भी दे दिया गया है। तो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि हो सकता है कि दुल्हन को जहर वगैरह दे दिया हो, उधर दूल्हे ने सदमे में आके आत्महत्या कर ली हो। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो यहाँ पर जो पूरा केस था ये पलट के रह जाता है, क्योंकि जो शिवानी थी और जो प्रदीप था, इन दोनों की मौत के बीच में 45 मिनट का अंतर था। अब 45 मिनट का अंतर क्यों था, क्यों नहीं था, ये चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अच्छा, पुलिस अपनी तहकीकात में और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से इस नतीजे पे पहुंचती है कि जो शिवानी है उसकी गला दबाकर हत्या की गई है, यानी उसके जो निशान था वो गले पे ही निशान था। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही आया था कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। और बड़ी हैरानी की बात थी कि प्रदीप और शिवानी के बीच में संबंध भी स्थापित हुए थे, यानी जो सुहागरात वाली रस्म थी इन दोनों ने पूरी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके का कांड हो गया। लिहाजा पुलिस और बाकी के लोग इसी नतीजे पे पहुंचते हैं इस बात से कि शिवानी को पहले मार दिया होगा प्रदीप ने, और उसके बाद में प्रदीप ने खुद को फांसी के फंदे से झुला लिया होगा। अच्छा, जो प्रदीप था उसका मोबाइल नंबर भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया, और उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज मिला, और वो मैसेज ये था कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मुझे धोखा देकर किसी और के साथ सुहागरात पर पहुंच गई। अब ये मैसेज वो भी प्रदीप के मोबाइल पे, अब मैसेज आना चाहिए था तो शिवानी के मोबाइल पे आना चाहिए था। शिवानी के मोबाइल के बारे में पता किया जाता है तो पता ये चलता है कि शिवानी का मोबाइल ही नहीं है। 1 महीना पहले शिवानी का मोबाइल पानी में गिर गया था, और उसके बाद से वो अपनी माँ के ही फ़ोन से प्रदीप को कॉल किया करती थी। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि 1 महीना पहले अगर मोबाइल गिर गया था तो फिर शिवानी ने मोबाइल सही क्यों नहीं कराया, और अगर उसने सही नहीं कराया तो वो माँ के ही मोबाइल से बात किया करती थी। तो ऐसा आखिरकार क्या कुछ हुआ होगा। दूसरी चीज़ पुलिस वालों ने और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सुनते सुनते अफवाहों के थ्रू बताइए, मैं इसकी पुष्टि तो नहीं करता, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रदीप ने अपने मोबाइल पर खुद से ही मैसेज किया था ताकि वो शिवानी को झांसे में ले सके और उससे ये पूछ सके क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। और हो सकता है कि शिवानी झांसे में आ गई हो और उसने बता दिया हो कि हाँ मैं किसी से बात करती थी। इसी बात को लेकर प्रदीप आग बबूला हो गया, उसने उसकी हत्या कर दी हो और बाद में खुद को भी फांसी के फंदे पर झुका लिया हो। लेकिन महज ये सवाल है, ये कोई पुष्टि इस बात की नहीं है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके के जो केसेस हैं वो महज अंदर ही अंदर बंद होकर रह जाते हैं, और इस कहानी के अंदर अभी कुछ और भी आना बाकी है। अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो
कहानी निकल के आई, इस पूरी कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि 11:45 पर वो मैसेज आया। उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बने और उसके बाद में दोनों इस तरीके से सुबह को मृत पाए गए। बहरहाल दोस्तों, हर कोई हैरान भी है, परेशान भी है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये जो केस है ये पूरी तरीके से पहेली बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या सच्चाई निकल के आती है अभी भी इसमें कोई अपडेट नहीं है। महज एक अपडेट आई थी कि एक मैसेज मिला है और उस मैसेज के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इस केस के अंदर असल में एक्चुअल में एक्यूरेट क्या वजह होगी? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के जो भी कुछ कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आए थे, इसमें मंसूरी भाईजान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, हम आपकी कहानी सऊदी अरब से सुनते हैं और भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में फिरोज़ बानी है, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। लईक अब्बास जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। जावेद अंसारी हैं, लिखते हैं कहानी अच्छी है। मलिक जी सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी शुक्रिया आपका। राज हैं, हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। रिजवान अंसारी हार्ट और सेलिब्रेट करते हैं, बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी अपना कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं कहानी सुपर हिट है भाई साहब। मोहम्मद जीशान अंसारी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश से कहानी सुनते हैं। जयप्रकाश हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वीडियो जो आती हैं ये बहुत ही अच्छी आती हैं, तो भाई आपका शुक्रिया। दी वेस्टर हैं, लिखते हैं टॉप क्लास स्टोरी। तो दी वेस्टर जी आपका शुक्रिया, आपने मेरा नया चैनल सब्सक्राइब किया उसके लिए भी शुक्रिया। सतबीर हैं, लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार शिवनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र शर्मा जी नमस्ते भैया, आपका शुक्रिया। उसके बाद में दी वेस्टर लिखते हैं माइक एंड स्टूडियो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दी वेस्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उस्मान गुज्जर हैं, लिखते हैं वेरी नाइस गुड स्टोरी। तो भैया बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मनदीप वर्मा है, लिखते हैं गुड स्टोरी सर जी, जालंधर पंजाब से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। ए.के. खान है, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो ए.के. खान जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में सन्नो खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी। आई एम शब्बीर खान। तो शब्बीर खान जी आपका शुक्रिया। राकेश सिंह है, लिखते हैं अंकल जी आंटी का क्या हाल है? तो राकेश सिंह जी मेरी उम्र महज 24 साल है, तो मैं किधर से तुम्हें अंकल दिखाई पड़ रहा हूँ। लाइक अब्बास लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, नाइस स्टोरी। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपत यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। फिरोज़वानी लिखते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो फिरोज़वानी जी आपका शुक्रिया। शाकिर हुसैन लिखते हैं मलिक भाई साहब नाइस स्टोरी, कुवैत से सुनते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। उस्मान गुज्जर आमिन गुज्जर फैसलाबाद पाकिस्तान से सुनते हैं भाई, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में धीरज चौधरी हैं, लिखते हैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं भैया जी। भैया एक दूसरे की बुराई किए बिना इस त्यौहार को बढ़िया तरीके से मनाना है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़े रहे इंसान है भैया, इंसानों की तरह त्यौहार मनाया करें, यही प्रार्थना करते हैं। आपस में प्यार बना रहे और खुदा आपको हमेशा खुश रखे। धीरज चौधरी जी आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, आपका शुक्रिया। प्रमोद कुमार हैं, लिखते हैं भाई योर वॉइस ब्रिलियंट, हैदराबाद से प्रेम कुमार, मोहम्मद हनीफ, अफो अन्ना सब सुनते हैं कहानी, भाई बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी लिखते हैं हमारी तरफ से आपको होली की शुभकामनाएं। रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर। तो सुनील त्यागी जी आपको भी मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साहिल खान है, लिखते हैं शाबुद्दीन भाई कैसे हैं? भाई मेरा नाम शावेज़ है, नॉट शाबुद्दीन। भाई कैसे हैं आप? मैं बिहार से अररिया ज़िले से आपकी कहानी सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ घर की मौसरिया पंचायत से। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में आफ्ताब मलिक हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी वीडियो SOK सुनता हूँ और आपका रशिया से सुनता हूँ और आप मेरा नाम भी ले लेना। तो आफ्ताब मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से सुनते हैं, शावेज भाई अस्सलाम वालेकुम, व्यूवर्स से गुजारिश है कि सिर्फ नाइस स्टोरी या अच्छी कहानी ना बोलें बल्कि लाइक पे भी राय दिया करें। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका शुक्रिया। मैं फ़िरोज़ कोमापली हैदराबाद से कहानी सुनते हैं, तो फ़िरोज़ जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है नूर मोहम्मद अंसारी है, लिखते हैं सर आप जुंको फ्रूटा की कहानी कब सुनाएंगे? हम इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा दोस्त आकाश भी इंतज़ार कर रहा है और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ बांग्लादेश से। तो नूर मोहम्मद अंसारी जी जो आपने बोला क्या कौन सी कहानी थी? जुंको फ्रूटा, तो वो कहानी आज मैंने सुना दी है डॉक्यूमेंट्री वाले चैनल पर और उसका लिंक मैंने इस वाले चैनल के जो कम्युनिटी रहती है जहाँ पे पोस्ट वगैरह की जाती है वहाँ पे भी किया था। अगर आप मेरे चैनल पे अबाउट वाले सेक्शन में जाके जहाँ पे कम्युनिटी रहती है वहाँ पे आप जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उस कहानी का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा जुंको फ्रूटा वाली की, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा जाके। हसीबुल अंसारी लिखते हैं मेरे छोटे भाई टाइम नहीं मिलता है दुबई में, इस टाइम काम बहुत है। जी हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया। हसीबुल अंसारी जी अगला कमेंट्स करते हैं, बहुत शुक्रिया। जिबैश अंसारी जी लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? जिबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत से, दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है जिबैश अंसारी फ्रॉम पीलीभीत। तो जिबैश अंसारी जी वालेकुम सलाम, आपका शुक्रिया। मोहम्मद ज़ूरज जी कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद रहमतुल्लाह कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी, लेकिन इस कहानी के ऊपर आप लोग अपना विचार अपनी राय ज़रूर विमर्श करिएगा। आप लोग को क्या लगता है कि इस कहानी के अंदर एक्चुअल में क्या हुआ होगा, बताइएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों कल के दिन और कोई अपडेट आएगी तो वो भी मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।